आई नो कि किसी प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। डिजाइनर को प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन मिस्टर नील ये नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इनका पहले का काम भी देखा है। ये बात कहते हुए अभिनव गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अब आप मेरी बात कान खोलकर सुनिए। मुझे जल्द से जल्द उस शख्स का नाम चाहिए जिसने ये डिजाइन बनाया है, वरना इसका अंजाम क्या होगा यह आप अच्छे से जानती हैं। अगर आप चाहती हैं कि अवतार में आगे भी आपका नाम इसी तरह बना रहे तो अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि इस कंपनी के असली मालिक मिस्टर राठौड़ को यह बात पता लग चुकी है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नील भी हैरानी से अभिनव को देख रहा था। आउट! इससे पहले कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़े, निकल जाओ इस कंपनी से, और हो सके तो कुछ दिनों तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गायत्री देवी अगले ही पल केबिन से बाहर निकल गई। उसके गुस्से का पारा चढ़ चुका था। ऑफिस में मौजूद सभी लोग गायत्री देवी और नील को जाते हुए देख रहे थे। अवतार से बाहर आते ही गायत्री देवी के मन में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। नील ने पहले कभी उन्हें इतना गुस्से में नहीं देखा था। दादी साहब छोड़िए ना, आप भी किस फालतू आदमी की बातों पर ध्यान दे रही हैं। मुझे तो अब खुद इस कंपनी के साथ काम नहीं करना। चुप! अगर तुमने एक भी शब्द मुंह से निकाला तो। दादी साहब मैं तो बस यही कह रहा था कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पूरे शहर में अपना नाम खराब करवा कर रखा है, उसके बाद भी मेरे सामने खड़े होकर सफाई दे रहे हो। लेकिन दादी साहब, एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि शनाया की शादी में भी राठौर परिवार ने अड़चन डाली थी, और फिर यहाँ भी अचानक से राठौर परिवार बीच में आ गया। ये हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अवनी हमारे खिलाफ उनके कान भर रही है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना बड़ा खेल खेलेगी। इससे पहले की बात और बिगड़े और हम इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। अवनी का डिजाइन उसे वापस लौटा दो। लेकिन दादी साहब, उसके बाद तो अवनी डिजाइन डायरेक्टर बन जाएगी और फिर वो हमारे सिर पर बैठकर नाचेगी। समझने की कोशिश करो। अगर इस चेयरमैन ने हमारे खिलाफ एक भी स्टेप लिया तो हम 1 मिनट में बर्बाद भी हो सकते हैं, सड़क पर आ सकते हैं। इसलिए फोन लगाओ और अवनी को अभी के अभी अवतार आने के लिए कहो। ये बात सुनकर नील ने बेमन से फोन निकालकर अवनी का नंबर डायल कर दिया और गायत्री देवी को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ गौतम और अवनी घर पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर जाने से पहले ही अवनी को मोबाइल की स्क्रीन पर नील का नाम दिखाई दिया। गौतम ने उसी वक्त अवनी से मोबाइल मांग लिया। हेलो, अवनी को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। अवनी का मूड बहुत खराब है, बाद में कॉल करना, और कुछ जरूरी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये कहते हुए गौतम मुस्कुराते हुए अवनी को देखने लगा। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है साले फटीचर, मैं अब तुझसे बात करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। गौतम ने तुरंत कॉल काट दिया। ये देखकर अवनी हैरान रह गई। मुझे लगता है बहुत जल्द दादी सा यहाँ आने वाली हैं। तैयार हो जाओ उनसे मिलने के लिए। दादी सा वो यहाँ क्यों आएंगी? ऑफ कोर्स, तुमसे माफी मांगने। मुझसे माफी मांगने? वो औरत सपने में भी किसी से माफी नहीं मांगेगी। लेकिन इस बार बात बहुत बड़ी है। ये बात सुनकर अवनी गौतम को देखने लगी। दोनों अगले ही पल मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए, लेकिन नील और गायत्री देवी अब तक अवतार के बाहर ही खड़े थे। इस फटीचर घर जमाई की इतनी हिम्मत कि इसने मेरा फोन काट दिया। अब उसे मौका जो मिल गया है, अवनी और उस फटीचर गौतम से तो मैं खुद जाकर बात करूंगी। चलो। अपनी दादी सा की बात सुनकर नील ने मुंह बनाते हुए कार निकाली और उन्हें अवनी के घर ले गया। पूरे रास्ते उनकी आंखों में गुस्से का गुबार चढ़ा हुआ था, जो किसी भी वक्त फटने को तैयार था। देखते ही देखते वो अवनी के घर पहुंच गई। कार से बाहर निकलते ही गायत्री देवी ने नील को डोरबेल बजाने का इशारा कर दिया। नील ने उसी वक्त गुस्से में डोरबेल का बटन दबा दिया। वहीं गौतम डोरबेल की आवाज सुनते ही दरवाजा खोलने चला आया। दरवाजा खोलते ही वो गायत्री देवी और नील को देखकर मुस्कुराने लगा। वेलकम। गायत्री देवी गुस्से में उसे देखने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।